हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की, जो कि जेकेएसएसबी अडॉप्ट करने वाला है। जी हाँ, ये वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है जो एसएससी अडॉप्ट करती जा रही है पिछले कुछ ईयर्स से आपके लिए, और अब जेकेएसएसबी भी यही नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अडॉप्ट करने वाले हैं अपने सारे उन एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ पे वो सीबीटी मल्टीपल शिफ्ट्स में लेने वाले हैं। यानी जो भी एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट्स में होगा वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और वहाँ पे जो फार्मूला होगी वो ये होगी जो आपके सामने है। जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन करने का जो बेसिक मोटिव होता है वो यही होता है कि जो एग्ज़ाम है उसको इक्वल लेवल पे लाया जाए, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है तो वहाँ पे एक जैसी डिफ़िकल्टी लेवल मेंटेन नहीं होती आपके क्वेश्चन पेपर की। इसलिए लास्ट में नॉर्मलाइजेशन से जो है पूरा एग्ज़ाम जो है एक लेवल पे आ जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक इंटेलिजेंट कैंडिडेट हो और अच्छी तरह से मेहनत करके आप एग्ज़ाम देने जाते हो, तो वहाँ पे आप किसी ऐसी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो जाए जो कि ईजी होगा, तो वहाँ पे आपको लास्ट में क्या होगा, आपको नॉर्मलाइजेशन से वहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके बावजूद नॉर्मलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूंगा एक एग्ज़ाम की जहाँ पे आपके कैंडिडेट्स थे और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, तो जो कैंडिडेट्स इजी शिफ्ट में एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे सिर्फ वही से सारी सिलेक्शंस हो जाएगी और नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि हार्ड शिफ्ट्स में जो है आपका स्कोर कम बनेगा। इसलिए जो सारी सिलेक्शंस है वो एक ही शिफ्ट से हो जाएगी। इसलिए जो ये आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है इसको यूज़ में लाया जाता है ताकि जो है हर एक शिफ्ट को इक्वल लेवल पर लाया जाए। तो ये हुई जनरल बात नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की। अब हम इस फार्मूला को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इस फार्मूला को डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं एक्यूरेसी। क्या एक्यूरेसी का रोल होता है नॉर्मलाइजेशन में? जी हाँ, इसका रोल कोई भी नहीं होता नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में, क्योंकि कहीं भी ऐसी आपको टर्म नहीं मिलेगी इस फार्मूला में जहाँ पे एक्यूरेसी की इंपॉर्टेंस हो। इसलिए एक्यूरेसी से आपको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। और दूसरी बात है आपकी, वो है अटेंडेंस। तो मैं बताता हूँ कि अटेंडेंस से जो है आपको इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपको जो है स्कोर की एवरेज निकालनी होती है, तो डेफिनेटली अटेंडेंस से जो है वहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए अटेंडेंस का रोल होता है, लेकिन एक्यूरेसी का रोल जो है वो नहीं होता। तो ये हमने एक और चीज़ यहाँ पे देख ली। अब हम इस फार्मूला को डिटेल में यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपकी टर्म है MIJ। तो ये है आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर, यानी उस कैंडिडेट का स्कोर जिसकी नॉर्मलाइजेशन होने वाली है। उसके बाद आपको ये पता नहीं है कि MIJ का वैल्यू, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको दूसरी साइड की सारी टर्म जो है वो आपको अवेलेबल होगी। तो उसमें सबसे पहली टर्म आती है यहाँ पे MTG। तो MTG का जो मीनिंग है यहाँ पे आप देख सकते हो, एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% कैंडिडेट्स कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट्स। यानी जितने भी आपके शिफ्ट्स हुए हैं तो वहाँ पे जो टॉपर्स है, टॉप 0.1% कैंडिडेट्स है, तो उनका एवरेज मार्क्स क्या हो गए वही आपको यहाँ पे वैल्यू देना है। उसके बाद है आपका MQG। तो MQG का जो आपका वैल्यू है वो है सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स इन एग्जामिनेशन कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट्स। डेट मीन्स MQG पे आपको एक तो आपको मीन लिखना है, डेट मीन्स जो एवरेज आपको निकलेगी सारे एग्ज़ाम के सारे शिफ्ट्स में, और उस एवरेज को आपको स्टैंडर्ड डिविएशन से ऐड करना है। और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए आपको अलग फार्मूला होती है, और स्टैंडर्ड डिविएशन का जो वैल्यू है वो आपको ज़्यादा हाई नहीं आता। स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू आपको 0 to 10 इसी के बीच में ही आता है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे फॉर होल एग्जामिनेशन, यानी पूरे शिफ्ट्स के इस वैल्यू को आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे। उसके बाद एक और टर्म है यहाँ पे आप देख सकते हो MTI। MTI मीन्स एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% कैंडिडेट्स इन योर शिफ्ट। यानी आपके शिफ्ट में जो टॉप 0.1 कैंडिडेट्स होंगे उनकी एवरेज क्या होगी वो यहाँ पे लिखनी है। और उसके बाद MIQ का मतलब होता है कि सम ऑफ मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ योर शिफ्ट। यानी आपके शिफ्ट में जो एवरेज निकलती है और स्टैंडर्ड डिविएशन है उनका सम आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद MIJ का आपको मीनिंग है आपका रास स्कोर। MIQ हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे, MIQ का वैल्यू यही है। और उसके बाद लास्ट टर्म है MQGM।
इसका यहाँ पे मीनिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट में, सम ऑफ मीन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स इन द शिफ्ट हैविंग मैक्सिमम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स इन द एग्जामिनेशन कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट्स। दैट मीन्स आपको क्या लिखना है यहाँ पे, एक तो आपको लिखना है जिस शिफ्ट में हाईएस्ट एवरेज बन रही होगी मार्क्स की, उस शिफ्ट का आपको मीन लिखना है और उसके साथ आपको स्टैंडर्ड डेविएशन लिखनी है ओवरऑल एग्ज़ाम की। तो ये होगा आपका वैल्यू यहाँ पे। तो इस फार्मूला को आप जो है प्रैक्टिकल जब हम देखेंगे अभी, तो वहाँ पे आपको ये पूरी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएगी ये फार्मूला क्या है। चलिए अब हम नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस देखेंगे JKPSI एग्ज़ाम में कैसे होगी। और जो हमने अभी आपके फार्मूला में टर्म्स जो है डिस्कस किए हैं, तो वो टर्म्स हमें कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो और हम JKPSI एग्ज़ाम की बात की जाए तो हम थोड़ा सा रफ डाटा यहाँ पे लेके, तो आपके टोटल स्टूडेंट्स है JKPSI एग्ज़ाम में 1,10,000। उसके साथ आपको टोटल मार्क्स है 150 आउट ऑफ 150 आपके टोटल मार्क्स है इस एग्ज़ाम में। और आपके जो शिफ्ट है वो 22 है और हर एक शिफ्ट में आपके 5,000 कैंडिडेट्स अपेयर होने वाले हैं। तो आपको जो है एक टर्म यहाँ पे मांग रहा है ये कि आप बताओ जो 0.1% है पूरे एग्ज़ाम की टॉपर्स है, तो उनकी एवरेज क्या होगी। डेट मीन्स 0.1% जो आपको निकलेगा, डेट मीन्स 110 कैंडिडेट्स। तो जो टॉपर 110 कैंडिडेट्स है इनकी एवरेज आपको फाइंड आउट करनी है। उसके साथ साथ 0.1% ऑफ एवरी शिफ्ट, डेट मीन्स 0.1% ऑफ 5,000 कितना निकलेगा, 5 कैंडिडेट, यानी जो टॉप 5 कैंडिडेट्स हो गए हर एक शिफ्ट में, उनका मार्क एवरेज जो है वो भी आपको ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ साथ आपको क्या लगता है, आपको सबसे ज़रूरी चीज़ लगती है कि एवरेज मार्क्स कितने हैं सारे कैंडिडेट्स के इस एग्ज़ाम में, एवरेज मार्क्स सारे कैंडिडेट्स के इस एग्ज़ाम में कितने हैं वो आपको ज़रूरत लगती है। उसके साथ साथ आपको एक और चीज़ निकालनी पड़ती है, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका वैल्यू आपको जो है नॉर्मली 0 to 10 इसी के बीच में आता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ओवरऑल एग्जाम का निकालना है, उसके साथ साथ आपको स्टैंडर्ड डेविएशन हर एक शिफ्ट का भी निकालना है। तो ये चीज़ें हैं आपको ज़रूरत लगी जो है पड़ेगी। चलिए यार हम अब JKPSI एग्ज़ाम की बात करेंगे। तो यहाँ पे यार आपका इजी शिफ्ट आता है, तो हम मान के चलते हैं जो टॉप 0.1% कैंडिडेट्स है उनके मार्क्स है 115, उनके एवरेज है ये एवरेज मार्क्स है, ये वो रफ मार्क्स नहीं है। लेकिन एवरेज जो इस शिफ्ट की बनेगी वो 115 नहीं बनेगी, क्योंकि जो है टॉपर्स की एवरेज हर एक शिफ्ट में अच्छी होगी, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे कि आउट ऑफ 5,000 आप मान के चलिए सिर्फ 500 ऐसे कैंडिडेट्स हो गए जो कि इस एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड हो गए, बाकी जो है वो पूरे डेडिकेटेड नहीं होते एग्ज़ाम्स देने के लिए। इसलिए जो है एवरेज जो है आपकी इजी शिफ्ट की भी वो भी उतनी ज़्यादा नहीं निकलेगी। तो मान के चलिए आप इसकी एवरेज निकलेगी 75। उसके बाद आपका मॉडरेट शिफ्ट आया, मॉडरेट शिफ्ट में टॉप 0.1% कैंडिडेट्स की एवरेज 95 है, लेकिन जो ओवरऑल है वो हम मान के चले गए कि 70 है एवरेज। और अगर आपका टॉप शिफ्ट आता है तो वहाँ पे जो टॉपर्स हो गए उनकी एवरेज अच्छी होगी लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। तो हम मान के चले गए कि उनकी एवरेज टॉप 0.1% कैंडिडेट्स है उनकी एवरेज 90 है, लेकिन ओवरऑल जो शिफ्ट है इसकी एवरेज आपको 60 बनती है। ये हम एग्जांपल मानते हैं। तो यही आपको डाटा है जो आपको ज़रूरत पड़ेगा जब आप इस सारे डाटा को जो है फार्मूला में यूज़ करोगे, तो आप किसी भी कैंडिडेट की नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम दो शिफ्ट्स ईजी एंड हार्ड शिफ्ट के एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि नॉर्मलाइजेशन में किस तरह से ये चीज़ें होती है। अब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को प्रैक्टिकल में अप्लाई करने के लिए हम कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स लेंगे और उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकल में जो है यहाँ पे करके दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ओवरऑल इस पूरे एग्जाम का जो कि होता है आपका मल्टीपल शिफ्ट्स में वो 6 है। मैंने आपको पहले कहा है स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू ज़्यादा नहीं निकलता। उसके बाद हम बात करेंगे शिफ्ट वाइज डिविएशन की, स्टैंडर्ड डिविएशन की। तो हम मान के चलते हैं कि 4 निकला है सारे शिफ्टों का स्टैंडर्ड डिविएशन, हालाँकि ये डिफरेंट निकलेगा लेकिन हम 4 यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, हम कहेंगे जो एवरेज है सारे शिफ्ट्स का उनका 65 निकलता है और जो टॉप 0.1% कैंडिडेट्स की एवरेज है सारे शिफ्ट्स में वो 100 है। ऑब्वियसली वो तो होगी क्योंकि टॉपर्स की एवरेज जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। हम ये 150 मार्क्स में ये जो है कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम पहले बात करेंगे ईजी शिफ्ट की। तो ईजी शिफ्ट में हम मान के चलेंगे कि एवरेज है सारे कैंडिडेट्स की 75 और जो टॉप 0.1% कैंडिडेट्स है इजी शिफ्ट में उनकी एवरेज जो है 115 है। तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरा जो रफ स्कोर आया है वो आया है 80। तो आप मुझे इस फार्मूला को अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको देखना है क्या था हमारे पास पहली टर्म जो थी, जो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की फार्मूला है वहाँ पे जो पहली टर्म थी वो थी आपको ढूंढना था कि टॉप 0.1% की एवरेज
ओवरऑल एग्ज़ाम में वो 100 है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, 100। उसके बाद माइनस है, फार्मूला है वो है एज इट इज़। उसके बाद आपको देखना था जो एवरेज ऑफ ऑल शिफ्ट्स जो कि आपके 65 है, प्लस इसके साथ आपको स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ओवरऑल स्टैंडर्ड डिविएशन को ऐड करना है। डिवाइड आपको करना है जो आपकी 0.1% एवरेज है आपके शिफ्ट में, टॉप 0.1% कैंडिडेट्स की 115। उसके साथ ये माइनस जो है आपको यहाँ पे ये एज इट इज़ फार्मूला का है। उसके बाद आपको देखना है एवरेज, आपके एवरेज जो आपका शिफ्ट है उसकी एवरेज क्या निकलती है, वो है 75, प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन आपके शिफ्ट में है वो है 4, तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपका अपना स्कोर क्या है वो है 80 माइनस जो फार्मूला का है। उसके बाद है एज इट इज़, यहाँ पे ये दोनों टर्म सेम ही आती है। उसके बाद इसको प्लस करना है और सबसे पहले आपको देखना है कि जो ईजीएस्ट शिफ्ट है उसका मीन क्या निकला है, वो तो यही ईजीएस्ट शिफ्ट है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसका मीन है 75, प्लस हमें करना है जो स्टैंडर्ड डिविएशन है सारे एग्जाम का वो कितना निकला है, तो वो निकला है 6। तो यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसको आपको सिंपली जो है सॉल्व करना है। तो सॉल्व जब हम करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा, ये सीधे बोर्ड माउस से आपको ये इसको जो है सॉल्व करना है और लास्ट में आपको यहाँ पे वैल्यू निकलता हुआ दिखाई दे रहा है 81.80। रास्ट स्कोर था 80, आपको नॉर्मलाइज्ड स्कोर मिला 81.80। दैट मीन्स आपको जो है प्लस 1.80 का जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है आपके स्कोर में। हालांकि ये हमेशा जो है इंक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि इजी शिफ्ट में जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स का वहाँ पे डिक्रीज़ भी होता है स्कोर, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स का उसमें भी इंक्रीज़ होता है। तो ये डिपेंड करता है सारे पैरामीटर्स पे। तो इजी शिफ्ट का हो गया, हम हार्ड शिफ्ट पे चलते हैं। हार्ड शिफ्ट में हमने मान के चला कि एवरेज निकल रही है सारे शिफ्ट की 55, और जो टॉपर है टॉप 0.1% कैंडिडेट्स उनकी हम एवरेज यहाँ पे मान के चल रहे हैं इस शिफ्ट में, 1 सेकेंड, उनकी एवरेज हम मान के चल रहे हैं 90 यहाँ पे है। और मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा जो इस शिफ्ट में जो मेरा स्कोर है वो है 52। यहाँ पे मैं यहाँ पे जो है लिखा हुआ है 52। तो जब इसको फार्मूला में डाला गया तो पहले आपको देखना है ओवरऑल जो एग्ज़ाम का जो है टॉप 0.1% कैंडिडेट्स की एवरेज वो है 100। उसके बाद जो है आपको देखना है जो ये आपका एग्ज़ाम हुआ है इसमें जो शिफ्ट हुआ है इसमें जो पूरी एवरेज है पूरे एग्ज़ाम की सारे कैंडिडेट्स की एवरेज है वो है 65, स्टैंडर्ड डिविएशन है 6। इसको डिवाइड आपको करना है जो आपके शिफ्ट में जो टॉप 0.1% कैंडिडेट्स है उनकी एवरेज वो है 90। उसके बाद इसको नई जो है सब्ट्रैक्ट करना है आपको जो है आपके शिफ्ट की एवरेज और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन उससे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे मल्टीपल करना है इसको अपना स्कोर, उसके बाद माइनस आपको ये टर्म फिर से लिखनी है। उसके बाद इसको प्लस करना है आपको जो ईजीएस्ट शिफ्ट है उसका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन जो पूरे एग्ज़ाम का। तो आप जो है फिर से यहाँ पे सारे वैल्यूज़ पुट करने में यहाँ पे जैसे ही आप सक्सेसफुल होते हो तो उसके बाद इसको सॉल्व करना है सिंपली बोर्ड मॉस तरीके से, और आपको लास्ट में नॉर्मलाइज्ड स्कोर मिलेगा 74.46। तो आप देखिए यहाँ पे 52 आपका स्कोर था और नॉर्मलाइज्ड स्कोर मिला है आपको 74.45। आप देखिए 22 का जो है इंक्रीमेंट आपको हुआ है यहाँ पे इस शिफ्ट में। तो इसी तरह से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है वो आपको इफ़ेक्ट करती है हार्ड शिफ्ट में, इसीलिए आपको इंक्रीमेंट होता है आपके जो है मार्क्स में। तो आपने यहाँ पे ये लाइव एग्जांपल देखा। तो और किसी भी टर्म में किसी भी पैरामीटर में मुझे यहाँ से इस वीडियो में कहीं पे भी कोई मिस्टेक हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में वो मेंशन कीजिए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।